welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is explanation to section 17. Guys, this is my part 2 on fraud. In my previous video on fraud, I've already discussed section 17. It means we have discussed the definition of section 17, which also gives us the essential of fraud. फ्रॉड के एसेंशियल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ओनली एन एक्सप्लेनेशन, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सेक्शन इज लेफ्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. एंड यस, इफ यू एंजॉय लर्निंग विद मी एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच, प्लीज लाइक ऑल माय वीडियोज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे ऑफ सेक्शन 17 विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी. एक्सप्लेनेशन को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. सबसे पहले इस एक्सप्लेनेशन का एक जनरल प्रिंसिपल निकल के आता है. जनरल प्रिंसिपल के बाद हमारे पास दो एक्सेप्शंस आती हैं. सिर्फ इतना ही है, देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल टू दिस एक्सप्लेनेशन, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस जो इसके एक्सप्लेनेशन में ही लिखे गए हैं एंड आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. गाइज, एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. अगर एक इंसान बिल्कुल साइलेंट है एज टू सर्टन फैक्ट्स, ठीक है, इट इज़ नो फ्रॉड, लेकिन वो फ्रॉड हो सकता है, योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड अंडर दीज टू सर्कमस्टांसेस. सो दो सिचुएशंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे साइलेंस ऑफ अ पर्सन इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, वो फ्रॉड होगा. बट जनरल प्रिंसिपल क्या कहती है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज यू हैव गॉन टू अ शॉप, आप एक शर्ट परचेज करने एक स्टोर पे जाते हो. अब अगर उस शर्ट में टियर है, वो शर्ट फटी हुई है. दीज एग्जाम्पल्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑन फ्रॉड. प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना. सपोज आप एक स्टोर पे जाते हो और वहाँ पे आप एक शर्ट बाय करते हो. देयर इज अ टियर इन दैट शर्ट. अब जो शॉपकीपर है उन्होंने उस चीज़ को कंसील नहीं किया, छुपाया नहीं, बट आपको भी उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा और आप उस शर्ट को परचेज कर लेते हो. अब कल को आपको ये पता लगता है कि उस शर्ट में टियर था और मैं तो ऐसे ही खरीद लाया. इट मीन्स वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. जस्ट बिकॉज द शॉपकीपर, द अदर पर्सन इज साइलेंट as to certain facts does not mean he has committed fraud. So general principle क्या कहती है कि mere silence as to the facts likely to affect willingness of a person to enter into a contract is no fraud. इसका मतलब कि अगर आपको शॉपकीपर ये बात बता देता कि इसमें एक शर्ट में टियर है, तो क्या आप उस शर्ट को कभी भी परचेज करते? नो माई फ्रेंड्स, क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग योर विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना करते उस शॉपकीपर के साथ. तो ऐसी एक साइलेंस एज टू सर्टन फैक्ट्स. फैक्ट क्या है यहाँ पे कि जो आपकी शर्ट है उसमें टियर है. अगर आपको ये पता लग जाता बिफोर बाइंग दैट शर्ट, वुड यू एवर परचेज इट? नो, आप कभी उसको खरीदते ना. इट मीन्स दैट फैक्ट इज अफेक्टिंग योर विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन. तो सामने वाला कभी नहीं बताएगा. इट मीन्स मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. जनरल प्रिंसिपल बोलती है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट्स likely to affect willingness of a person to enter into a contract is no fraud. अब इसके एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस टियर इन द शर्ट एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ पर्सन ए के पास एक हॉर्स है. ए इज द ऑनर ऑफ अ हॉर्स. वो उस हॉर्स को बी को बेचना चाहता है एंड बी इज द सेलर ऑफ दैट हॉर्स. अब यहाँ बायर ऑफ दैट हॉर्स, बी इज द बायर ऑफ दैट हॉर्स. ए को पता है कि ए का हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि एक हेल्दी हॉर्स नहीं है ए के पास. ए इस चीज़ को नहीं बताता बी को. ए रिमेन्स साइलेंट एज टू दिस फैक्ट, क्योंकि अगर ए ये चीज़ बी को बता देगा तो बी विल नेवर एवर परचेज दैट हॉर्स. इट मीन्स दिस फैक्ट इज लाइकली टू अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए. इज इट? तो बी कभी परचेज नहीं करेगा. ए बिल्कुल साइलेंट रहा, बी उसको परचेज कर लेता है. और अगर कल को बी को जाके पता लगता है कि हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो यहाँ पे बी ये नहीं कह सकता कि ए ने मेरे साथ फ्रॉड किया क्योंकि ए ने मुझे नहीं बताया. क्योंकि जनरल प्रिंसिपल क्या बोलती है? मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. मेयर साइलेंस एज टू सर्टन फैक्ट्स इज नो फ्रॉड. यानी कि आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिया, टियर इन द शर्ट एंड दैट हॉर्स हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड. तो यहाँ पे अगर जो सेलर है वो साइलेंट एज टू सर्टन फैक्ट्स, इट विल सर्टनली नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बिकॉज जनरल प्रिंसिपल ये कहती है. और ये जनरल प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ केवियट एम्प्टर. केवियट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बिवेयर, यानी कि खरीदने वाले को ध्यान रखना है. बायर बिवेयर मतलब कि अगर आप एक बायर हो इन द मार्केट, सो इट इज़ योर ऑब्लिगेशन, इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको खरीदते टाइम ध्यान रखना है. आपको देखना है कि हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है या नहीं. एंड यू शुड बी वेरी वेल आपको एक एफर्ट लगाना है
ये पता करना है कि जो मैं शर्ट खरीद रहा हूँ क्या वो ओके है या नहीं, बिकॉज टियर इन द शर्ट इज विजिबल। वो देखने में पता लग जाएगा कि शर्ट में टियर है। इट मीन्स यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, आपकी खुद की गलती है और आप उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो जनरल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मीन्स द बायर कैन नॉट, द बायर बिवेयर, विच मीन्स अ पर्सन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। आप अपनी खुद की गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो जनरल प्रिंसिपल यही कहती है। मोर ओवर अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, जो ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि गुड्स आर नथिंग बट मूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस चीज़ का, हॉर्स का। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ शर्ट, टियर इन द शर्ट। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सेल ऑफ गुड्स। बट अगर यहीं पे अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो इंसान के साथ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्लियरली स्टेट्स rights and obligations of buyer and seller with regards to immovable property। अगर immovable property का कोई ऑनर है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो he has certain rights and obligations। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर इज अ पर्सन ए एंड बी। ए की एक प्रॉपर्टी है, ए उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो बीइंग अ सेलर ए की ऑब्लिगेशन है, लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड है, लॉ ने उस पर ऑब्लिगेशन लगाई है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है जिसकी नॉलेज आपको है और आपको पता है कि उस चीज़ की नॉलेज सामने वाले को नहीं है जो मेरी प्रॉपर्टी खरीदने लगा है, तो यू आर ड्यूटी बाउंड बाय लॉ अंडर सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि आपको वो जो डिफेक्टिव एक डिफेक्ट है उस प्रॉपर्टी में, मटीरियल डिफेक्ट है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। या फिर देयर माइट बी अ डिफेक्टिव टाइटल, शायद से वो प्रॉपर्टी ए की नहीं है जिसको वो बेच रहा है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस चीज़ की ऑनरशिप आपके पास नहीं है आप उस चीज़ की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इस चीज़ का बी को नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी ए की नहीं है, बट ए को पता है कि ये मैं बी के साथ फ्रॉड करने लगा हूँ बिकॉज ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। फिर भी डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ ए क्या करता है, ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बी को डिसीव करना चाहता है, वो उसको धोखा देना चाहता है, वो बी के साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि चाहे वो सेलर है उसको बताना है एज पर सेक्शन 55 TPA, उसको बताना है कि मेरा डिफेक्टिव टाइटल है या सो एंड सो डिफेक्ट है, मटीरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, यहाँ इस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है। मोर ओवर यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम सेलर बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर को भी जितने भी फैक्ट्स नोन हैं विद रिगार्ड्स टू दैट सब्जेक्ट मैटर, विद रिगार्ड्स टू दैट प्रॉपर्टी, विद रिगार्ड्स टू दैट लैंड, वो भी बायर को भी सेलर को बताना है। गिवन यू एन एग्जाम्पल कि ए और बी देयर आर टू पीपल, ठीक है। ए की लैंड जो है जो बी खरीदने वाला है उस लैंड के बीनीथ मिनरल ओज हैं और ख़रीदने से पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बी को मिल जाती है कि यहाँ पे ओज हैं। अगर ए को पता होता कि उसकी लैंड के बीनीथ मिनरल ओज हैं तो या तो वो अपनी प्रॉपर्टी ना बेचता, कभी भी ना बेचता, या फिर उसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू के लिए बेचता, बिकॉज मिनरल ओज दे हैव इंक्रीज्ड, दे हैव सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ एज प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बी ने क्या किया था, ए को ये चीज़ नहीं बताई थी और ए की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू पे खरीद लिया था। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ए एंड बी being seller and buyer respectively, they have rights and obligations towards each other कि जो भी उन्हें information पता है with regards to immovable property, that land, that property in question, जो भी उन्हें information पता है they have to disclose it, they are duty bound to do that। और अगर वो नहीं बताते हैं तो it will amount to fraud under section 17 clause 5 of section 17 fraud। मैंने आपको previous video में बताया था an act or omission जिस चीज़ को लॉ ही फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करता है और अगर आप उसको करते हो तो वो फ्रॉड होगा। प्लीज़ गाइज वॉच माई प्रीवियस वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो, काफ़ी इंटर रिलेटेड है तो आपको वो देखनी होगी वीडियो। तो दो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन, इस वीडियो में भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जनरल प्रिंसिपल क्या कहती है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, मेयर साइलेंस कभी भी फ्रॉड नहीं होगी। इफ़ यू आर साइलेंट एज टू सर्टन फैक्ट्स विच इज लाइकली टू अफेक्ट विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नो फ्रॉड। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ टियर इन अ शर्ट एंड अ हॉर्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो ए ने बी को बिना बताए बेच दिया। अब यहाँ पे आपको पता लगता है कि दिस जनरल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल वेयर रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज अप्लाइड। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बिवेयर, खरीदने वाले को ध्यान रखना है कि मैं किस चीज़ को खरीद रहा हूँ, उसको एक एफर्ट पुट इन करना है, उसको ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। बिकॉज
ये ज़रूरी नहीं कि सेलर हर चीज़ में बताए कि इसमें ये डिफेक्ट है, सेलर कभी नहीं बताएगा, वो क्यों बताएगा? तो प्रिंसिपल इज कैवियर टेम्पटर, बायर बीवेयर, एंड बायर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। वो अपनी गलती का एडवांटेज नहीं ले सकता। पहले तो आपने ध्यान नहीं रखा, ध्यान से शर्ट खरीदी नहीं, और बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि उसने मुझे बताया नहीं सेलर ने, इसीलिए मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ, ये नहीं होगा। मोरओवर दिस जनरल प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यू आर ड्यूटी बाउंड, बीइंग अ बायर एंड अ सेलर, यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल इन्फॉर्मेशन विच यू पजेस, जो आपको पता है और आपको ये भी पता है कि सामने वाले को नहीं पता। तो बीइंग बायर एंड सेलर दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपको वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करते हो इट विल सर्टनली amount to fraud under Section 17 Clause 5 of the Indian Contract Act 1872। अब हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। जनरल प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? आपको इसके डेफिनेशन में, एक्सप्लेनेशन में वर्ड दिखेगा अनलेस, अनलेस के बाद से इसकी एक्सेप्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। अब वैसे तो मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, अगर आप चुप हो तो वो फ्रॉड नहीं है, बट एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? वेयर योर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, अगर आप चुप रहते हो तो वहाँ पे वो फ्रॉड होगा, जनरली वो फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन अनलेस के बाद आपकी एक्सेप्शंस शुरू हो जाएंगी, और अगर इन सिचुएशंस में आप चुप रहते हो तो वो फ्रॉड होगा। वो एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कई बार सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पे यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। कई बार आपके आसपास एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि अब आपकी ड्यूटी है कि आपको ये डिस्क्लोज करना है। अब वो सर्कमस्टेंस कौन से हो सकते हैं? तो देर आर 3 सर्कमस्टेंस विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर। पहला सर्कमस्टेंस होता है व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ क्लोज रिलेटिव। अब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे विद अ क्लोज रिलेटिव तो वो क्या होगा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकेंड सर्कमस्टेंस कौन सा है जहाँ पे आप ड्यूटी बाउंड हो टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन? इज कॉन्ट्रैक्ट ओबेरेमा फाइल्स। आई विल बी टेलिंग यू कि कॉन्ट्रैक्ट ओबेरेमा फाइल्स क्या होते हैं। एंड थर्ड सर्कमस्टेंस वेयर यू आर ड्यूटी बाउंड, ड्यूटी बाउंड मतलब लॉ की तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डिस्क्लोज करना है, आपको चुप नहीं रहना। दैट इज इन केस ऑफ चेंज इन सर्कमस्टेंस, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंस। सो हम इन तीनों सर्कमस्टेंस को रीड करेंगे, जहाँ पे आफ्टर रीडिंग इट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअल में वो सर्कमस्टेंस होते हैं जहाँ पे आप ड्यूटी बाउंड हो टू डिस्क्लोज all the material information which you possess, and if you remain silent it will amount to fraud. Generally it is no fraud, but in circumstance में, situation में you are duty bound and it will amount to fraud. तो सबसे पहला हमारे पास concept आता है when you enter into a contract with a close relative. Suppose there is a contract, अब वही ले लेते हैं। Suppose there is a father is selling a shirt to his daughter. वो एक शर्ट अपनी डॉटर को बेचते हैं, एंड दैट शर्ट हैज़ अ टियर इन इट। अब उस शर्ट में एक होल है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एज अ जनरल रूल इट इज़ नो फ्रॉड, क्योंकि बायर बिवेयर, खरीदने वाले को ध्यान रखना है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स की वो हर एक चीज़ को बताए। लेकिन क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 जब हम कर रहे थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स आर रिलेशनशिप्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। बहुत फेथ, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ट्रस्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अ डॉटर रिपोजेज अटमोस्ट गुड फेथ इन हर फादर, राइट? अपने फादर में उसको बहुत ही ट्रस्ट और फेथ होता है। तो वहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि अगर एक शर्ट में टियर है तो आपके फादर वो आपको शर्ट सेल कर देंगे। इट इज़ हिज ड्यूटी, क्योंकि ही इज एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट with a close relative, he is in a fiduciary relationship with his daughter, so it is his duty। एक ऐसा circumstance create हो चुका है कि यहाँ पे he is duty bound to disclose all the important information, और अगर वो नहीं बताते हैं तो it will amount to fraud। इसका reason क्या है? क्योंकि fiduciary relationships are relationships of utmost good faith and confidence, वहाँ पे trust होता है, और breach of trust करना भी एक fraud होता है, is it? Moreover, यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर A and B there are 2 people, ठीक है, दे आर ब्रदर्स, और ए अपना हॉर्स जो है वो बी को बेचता है, अपने ब्रदर को बेचता है, क्योंकि ये भी एक क्लोज रिलेटिव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एट मोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अब वहाँ पे एक ब्रदर अगर दूसरे को नहीं बताएगा कि ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, तो वहाँ पे भी ऑल्दो मेयर साइलेंस एज टू सर्टन फैक्ट्स इज नो फ्रॉड एज अ जनरल प्रिंसिपल, बट इफ
A circumstance is created where you have entered into a contract with a near relative which amounts to fiduciary relationship. वहाँ पे you are duty bound to disclose all the material information which you possess and you very well believe, आपको पता है कि सामने वाले को उस चीज़ का नहीं पता. तो अगर वहाँ पे आप चुप रहोगे सेम एग्जाम्पल में तो रिलेशनशिप मैटर करता है. अगर आप वहाँ पे चुप रहोगे it will amount to fraud. Talking about second important circumstance where you are duty bound to disclose information is contract uberema fides. Guys, contract uberema fides का मतलब होता है contracts of utmost good faith and confidence. Again, अब यहाँ पे fiduciary relationship भी वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइट्स का भी मतलब वही होता है, रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस. आपको फेथ और कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है. इसमें विल बी डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. हम इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी करेंगे. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज क्या होता है. मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू वेरी वेल अवेयर ऑफ. आपको पता है कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइट्स, क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू पीपल, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. अब यहाँ पे अगर एक इंसान को कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन पता है और वो सामने वाले को नहीं बताता वो इन्फॉर्मेशन, तो ये भी क्या हुआ, एक फ्रॉड हुआ अपने आप में. मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, लेकिन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइट्स में योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. इसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस केस लॉ जो मैंने अपनी इसकी फ्रॉड की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, किरण बाला वर्सेस भैरे प्रसाद श्रीवास्तव. इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये केस लॉ बाद में भी काम आएगा. टुडे इज द डे वो यहाँ पे काम आएगा केस लॉ. उसमें क्या था कि किरण बाला वॉज अ लेडी ऑफ अनसाउंड माइंड. शी वॉज अ लेडी ऑफ अनसाउंड माइंड, इसीलिए उसकी फर्स्ट मैरिज वॉज एनल्ड. पहली मैरिज उसकी एनल्ड हो गई थी. शी वॉज अ डिवोर्सी नाउ. तो उसका प्री मैरिटल स्टेटस क्या था. प्री मैरिटल स्टेटस मतलब भैरे प्रसाद श्रीवास्तव के साथ उसकी शादी होने जा रही थी. इट वॉज अ सेकेंड मैरिज of this girl किरण बाला. लेकिन neither this girl nor her parents had disclosed this information of annulment of her first marriage to this boy. bridegroom की साइड को नहीं बताया कि इसकी फर्स्ट मैरिज एनल हो चुकी है और शादी से पहले भैरव प्रसाद श्रीवास्तव के साथ शादी से पहले इनका प्री मैरिटल स्टेटस क्या है कि शी इज़ नॉट अ बैचलर बट अ डिवोर्सी. और ये चीज़ बताना ज़रूरी था टू हिज फैमिली, बट इसकी फैमिली ने वो चीज़ नहीं बताई कि हर फर्स्ट मैरिज इज एनल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हर मेंटल इनकैपेसिटी. मोरोवर शी इज़ अंडरगोइंग अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो ये चीज़ नहीं बताई और भैरव प्रसाद श्रीवास्तव के साथ शादी कर ली. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइड. इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइड्स होते हैं. They are contracts of utmost good faith and confidence. That boy's side had reposed confidence in you and you were duty bound कि आपको सारी information उन्हें बतानी है. Act of suppression of premarital status. आपका premarital status क्या था? Were you a bachelor or a divorcee, a widow, a widower? क्या आपका प्री मैरिटल स्टेटस था. अगर आप ये नहीं बताते हुए एंड यू आर सप्रेसिंग इट, इट विल अमाउंट टू फॉल्स स्टेटमेंट. और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, सेक्शन 17 क्लॉज 1 बोलता है कि फॉल्स स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मेनी मोड्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड. फ्रॉड कमिट करने का एक तरीका है फॉल्स स्टेटमेंट. तो अगर आप नहीं बताते हो, यू इनफैक्ट सप्रेस इट, आप उसको दबाते हो, छुपाते हो, तो वो भी क्या होगा, अपने आप में फ्रॉड होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस. नाउ बोथ द पीपल इन अ मैरिज दे रिपोज कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, तो उनको बताना जरूरी है. वैसे मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. अगर आप चुप रहते तो वो फ्रॉड नहीं होता, बट इन केसेस में सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट हो जाता है कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज. सेकेंडली विल बी स्टडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब गाइस जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, वो भी आप में एक बहुत ही दे आर वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो क्या करेगी, इंश्योरर है एंड यू विल बी इंश्योर्ड. आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी. ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस होता है. अगर इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे ऐसे केस लॉज भी इंडिया में हो चुके हैं विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें क्या होता है कि दीज इंश्योरेंस कंपनीज दे आस्क यू अलॉट मेनी क्वेश्चंस, बट बहुत बार व्हाट हैपन्स इज कि पीपल डू नॉट आंसर देम करेक्टली. कई बार क्या होता है कि यू सप्रेस दी ट्रूथ, जो सच्चाई है वो आप उसको छुपाते हो. वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. देखो, इफ़ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, इसीलिए दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड दे आर रिपोजिंग एट मोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन यू कि आप जो भी आंसर दोगे आप सच दोगे, राइट. यू विल बी providing them with true answers which will help them to provide you with insurance policy. लेकिन बहुत बार what happens is कि people they withheld बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो अपने साथ ही रख लेते हैं या फिर वो फॉल्स रिप्लाईज करते हैं. इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और यहाँ पे भी कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमा फाइड्स है. इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंश्योर्ड टू बी इंश्योर्ड, जिसको इंश्योरेंस मिलती है पॉलिसी, उसको सही सही इन्फॉर्मेशन देनी है. बहुत बार व्हाट हैपन्स इज कि लोग गलत आंसर्स देते हैं, करेक्ट नहीं देते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स विदहेल्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं.
या फिर उनका बहुत साल से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, दे डू नॉट डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के लोग फ्रॉड कमिट करते हैं विद इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर ऐसा कोई भी केस लॉ आता है, अगेन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमाफाइड है, एक ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट होता है जहाँ पे अ पर्सन टू बी इंश्योर्ड, जिसको इंश्योरेंस मिलेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, दैट पर्सन इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, बट वो नहीं करते, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इट विल ऑल्सो अमाउंट टू फॉल्स स्टेटमेंट। वो क्या करें, दे आर सप्रेसिंग द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो नहीं बताते, दे आर सप्रेसिंग द ट्रूथ, एंड दिस एक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ ट्रूथ अमाउंट्स टू फॉल्स स्टेटमेंट। आप गलत बता रहे हो उन्हें, तो फॉल्स स्टेटमेंट एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेक्शन 17 क्लॉज 1, वो भी चीज़ अपने आप में फ्रॉड होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्यू टू अ चेंज इन सर्कमस्टेंस। कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। जब आपने किसी भी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो उस टाइम पे सिचुएशन थी या सर्कमस्टेंस था, वो थोड़ी देर बाद सब्सिक्वेंटली बदल गया, क्योंकि वो चेंज हो गया ना, यू आर ड्यूटी बाउंड। आपकी ड्यूटी है कि आपको सामने वाले को, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको उसको बताना है कि सर्कमस्टेंस हैज़ नाउ बीन चेंज्ड एंड योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। आई विल बी गिविंग यू अ केस लॉ विद वर्सेस ओ फ्लैंजन। विद वर्सेस ओ फ्लैंजन ये केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन ओ फ्लैंजन। ओ फ्लैंजन वाज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या किया, जनवरी 1934 में एक नेगोशिएशन शुरू करी विद अ पर्सन टू सेल हिज प्रैक्टिस। क्योंकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, तो उसने जनवरी 1934 में नेगोशिएशन शुरू करी विद द अदर पर्सन फॉर सेल ऑफ हिज प्रैक्टिस। वो अपनी प्रैक्टिस को बेचना चाहते थे। अब क्या हुआ कि नेगोशिएशंस करते करते फ्यू मंथ्स पास्ड अवे, यानी कि 3-4 मंथ्स हो चुके थे, और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड किया, फाइनली उन्होंने कहा कि आई विल बी सेलिंग माई प्रैक्टिस टू यू, उसके थोड़े महीने बाद इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया। इट मीन्स आप कह लो कि जनवरी 1934 से लेते हुए 6 महीने बीच में हो चुके थे, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस जो है वो सामने वाली पार्टी ने ली। जिस टाइम पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस टाइम पे इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। ही टोल्ड इट टू बी वर्थ 2000 पाउंड्स पर एनम। ही टोल्ड इट टू बी 2000 पाउंड्स पर एनम, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी। इस चीज़ को सच मानते हुए, और ये सच था, इस चीज़ को सच मानते हुए सामने वाली पार्टी जिनके साथ ये ओ फ्लैंजन नेगोशिएशंस कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इनका प्रैक्टिस को परचेज कर लिया। बट इन बिटवीन दोज 6 मंथ्स व्हाट हैपेंड इज कि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फेल होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। एक तो वो बीमार होना शुरू हो गए ओ फ्लैंजन, तो वो ध्यान नहीं दे पाए। मोर ओवर he was very frequently being absenting from his practice, ध्यान देते नहीं थे अपनी प्रैक्टिस पे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड इज कि इनकी प्रैक्टिस बहुत फेल हो गई। अब आप देखो कि ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंस विद इन दोज 6 मंथ्स सर्कमस्टेंस चेंज हो गए। नो इट इज़ योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन टू द अदर पर्सन जिसके साथ आपने नेगोशिएशंस करी थी कि मेरी प्रैक्टिस की अब करंटली ये सिचुएशन है। मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट इस सिचुएशन में अगर आप चुप रहते हो तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि आप सामने वाले के साथ धोखा करते हो, क्योंकि सर्कमस्टेंस हैज नाउ बीन चेंज्ड एंड यू वेरी वेल नो इट। आपको पता है कि आपका सर्कमस्टेंस चेंज हो चुका है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि व्हाट हैपन्स इज कि जनरल प्रिंसिपल इज दैट मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, लेकिन बहुत बार अनलेस के बाद आपको डेफिनेशन में एक्सेप्शंस दिखेंगी, और एक्सेप्शंस ये बोलती हैं, सबसे पहली एक्सेप्शन ये बोलती है कि जहाँ पे सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट हो चुका है कि नाउ यू हैव बिकम ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज, और अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो वो चीज़ क्या होगी, आपके लिए फ्रॉडुलेंट होगी। तो उसमें हमने सिचुएशंस पे डिस्कस करी, 3 सिचुएशंस आती हैं, विच इज़ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट आप ऑलरेडी टोल्ड यू, वहाँ पे अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो व्हाट इज बीइंग नोन टू यू, तो आप वहाँ पे फ्रॉड कमिट करोगे। सेकेंडली इज द कॉन्ट्रैक्ट टू बेरेमाफाइड्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस, वहाँ पे भी आपको बताना जरूरी है। इसमें वी हैव डिस्कस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। थर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे चेंज इन सर्कमस्टेंस हो चुका है। इट मीन्स जब आपने जब स्टेटमेंट को बोला था, जिस टाइम पे यू हैव मेड दैट स्टेटमेंट, उस टाइम पे इट वाज परफेक्टली ट्रू, बिल्कुल सही थी कि उनकी प्रैक्टिस वाज वर्थ 2000 पाउंड्स पर एनम, लेकिन ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंज इन सर्कमस्टेंस उसकी प्रैक्टिस फेल हो चुकी है, और इस चीज़ का सामने वाली पार्टी को नहीं पता। नो बिफोर ही एक्ट्स अपॉन इट, बिफोर ही एक्ट्स अपॉन इट का मतलब है कि बिफोर वो एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिस खरीद लें, आपको उनको बताना ज़रूरी है कि करंट सिचुएशन ये है मेरी प्रैक्टिस की। अगर आप नहीं बताओगे तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि एक सर्कमस्टेंस क्रिएट हो चुका है जहाँ पे यू आर लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज दैट वेयर योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज सिचुएशन अगेन ऐसी क्रिएट हो जाती है, ए सेज टू बी, ए बोलता है बी को कि मैं तुमसे ये शर्ट खरीदने लगा हूँ, फॉरगेट अबाउट एनी रिलेशनशिप,
जस्ट देयर आर टू पीपल स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर ए एंड बी। ए बी को बोलता है कि मैं तुमसे ये शर्ट खरीदूंगा बट प्रोवाइडेड ये शर्ट बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, देयर इज़ नो डिफेक्ट इन दिस शर्ट। ए इस तरीके से बी को पूछता है कि मैं इस शर्ट को खरीदने को तैयार हूँ और मैं तभी खरीदूंगा अगर तुम मुझे बस कहोगे कि ये शर्ट परफेक्टली ओके है, देयर इज़ नो डिफेक्ट इन दिस शर्ट। अब अगर यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है वेयर साइलेंस ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ए ने कहा कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझ लूंगा कि दिस शर्ट इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। इट मीन्स अगर तुम कुछ नहीं कहोगे, बी ने कुछ नहीं कहा और ए ने मान लिया कि यहाँ पे शर्ट इज फ्री फ्रॉम एनी टियर और एनी डिफेक्ट, तो यहाँ पे बी इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो यहाँ पे क्या किया है, अगेन ए के साथ फ्रॉड कमिट हुआ है। सिमिलर इज द केस विद हॉर्स। ए जो है वो बी को हॉर्स यानी कि जो ए है वो बी को हॉर्स खरीदना चाहता है। अगर ए इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे बी से कि मैं इस हॉर्स को खरीदने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड अगर तुम साइलेंट रहते हो तो मैं ये मान लूँगा कि ये हॉर्स बिल्कुल साउंड है। अब यहाँ पे बी इज़ ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, उसको बोलना होगा कि ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, बिकॉज ए ने सिचुएशन और सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दैन टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर यहाँ पे भी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो इट विल सर्टनली अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि बीज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। उसकी खुद की साइलेंस स्पीच के इक्विवेलेंट है। आपने कुछ बोल दिया, इट मीन्स आपने फ्रॉड कमिट कर दिया। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को रीड करोगे, इट इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी है, कुछ टेक्निकल नहीं है। इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द जनरल प्रिंसिपल वेयर मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, बट कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आते हैं। देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, और वो एक्सेप्शंस को हमने बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ईजिली डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। नाउ गाइज, टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स which are induced by fraud. As I've already told you in my previous video, जो हमारी fraud पे part 1 था, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो contracts होते हैं which are induced by fraud, they are voidable. अब voidable का मतलब होता क्या है कि it is enforceable at the option of one or more of the parties and not at the option of other or others. Guys, अगर आपको voidable की definition अभी नहीं समझ आई जो मैंने बोली, please watch my video on void and voidable contracts. I've made a separate video on void and voidable contracts. आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको ये वीडियो दिख जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक्स क्लियर करे बहुत प्रॉपरली विद अलॉन्ग विद केस लॉज। मैंने वॉइडेबल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाया है। यहाँ पे आई वोंट बी एबल टू रिपीट इट अगैन, आई विल बी ओनली टेलिंग यू कि सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बिन सो कॉज्ड। जिसका कंसेंट लिया गया है उसके पार्ट पे ये वॉइडेबल होता है। जैसे कि किरण बाला वर्सेस भैरव प्रसाद श्रीवास्तव के केस में इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट ब्राइड ग्रूम। जो बॉय है उसकी ऑप्शन पे वॉइडेबल है बिकॉज उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है। तो सीधी सी वर्डिंग में जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ वो इंसान इसको वॉइडेबल कर सकता है। वॉइडेबल का मतलब होता क्या है, आप उस वीडियो में देखोगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन ग्रेटर डेप्थ। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 19 पैराग्राफ 2, सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू फ्रॉड चैप्टर, क्योंकि सेक्शन 19 पैराग्राफ नंबर 1 तो सिंपल सा बोलता है एक बात कि कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बिन सो कॉज्ड। बट सेक्शन 19 पैराग्राफ 2 बोलता है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो at the option of the party whose consent has been so caused by fraud. गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एग्जांपल है, सपोज देयर आर 2 पीपल ए एंड बी, 2 लोग हैं। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ए की ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, ए की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है विद समबडी, लेकिन ए ने फ्रॉडुलेंटली जानबूझ के, ए को पता है ए का इंटेंशन इज टू डिसीव बी। फ्रॉड का चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ए ने जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली बी को ये बिलीव करवाया कि माई लैंड इज़ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि मेरी लैंड फ्री है, इस पर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कहीं पे गिरवी नहीं पड़ी, लेकिन एक्चुअल में ए को पता था कि उसकी प्रॉपर्टी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, वो कहीं पे गिरवी पड़ी है, उस लैंड पे बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं। ए ने क्या किया, बी को वो लैंड बेच दी। बाद में बी को पता लगता है कि ए ने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया, क्योंकि ए की वो लैंड जो है वो एक्चुअल में कहीं और गिरवी पड़ी है और वो मेरे पास आ ही नहीं सकती। आई कैन नॉट विदहेल्ड अ गुड टाइटल टू दैट प्रॉपर्टी बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। अब यहाँ पे ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। इस एग्जाम्पल में अगर तो मैं सेक्शन 19 पैराग्राफ 1 को आपको बताऊँ तो सेक्शन 19 पैराग्राफ 1 बहुत ईजी है। इट सेज कि अ कॉन्ट्रैक्ट
which is induced by fraud is voidable at the option of the party whose consent has been so caused by fraud. अब B का consent लिया गया by fraud, तो B इसको क्या कर सकता है, voidable करवा सकता है. It means B मना कर सकता है A को कि मुझे ये लैंड नहीं खरीदनी और जो आपने मुझसे पैसा लिया है वो मेरा पैसा मुझे वापस कर दो. voidable का मतलब आप प्री कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में आ जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो आपकी सिचुएशन थी आप उसमें आ जाओगे. B का पैसा B को वापस मिल जाएगा और A की लैंड तो कभी B के पास आई ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या होगा, B का लॉस नहीं होगा, प्री कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जो है वो आ जाएगी. दूसरी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इट वॉइडेबल, बी के पास एक ऑप्शन है कि बी बोल सकता है कि आई विश टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको एनफोर्स करवाना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड ए क्या करे, ए सबसे पहले क्या करे, जाए और जाके उसकी जो लैंड है उसको लेके आए. लैंड को किस तरीके से लेके आएगा, ए का जो भी लोन्स या जितने भी मनी ड्यू है टू सम थर्ड पर्सन, ए की लैंड किसी के पास तो है ना, तो ए का कोई मनी वहाँ पे ड्यू है, डेफिनेटली ए का कोई पैसा देने वाला है, तभी सामने वाले ने ए की प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्टगेज रखा वहाँ पे. तो बी बोलता है कि ए को कहो कि अपनी प्रॉपर्टी वापस लेके आए, जो भी उसकी ड्यूज है टू सम थर्ड पार्टी वो देके अपनी प्रॉपर्टी वापस लेके आए. व्हेन दैट प्रॉपर्टी विल बिकम फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, फिर ए के पास एक परफेक्ट टाइटल आ जाएगा विद रिगार्ड्स टू दैट प्रॉपर्टी. फिर जब उसके पास परफेक्ट टाइटल होगा तो वो अपना टाइटल मुझे ट्रांसफर कर देगा और मैं ए को पैसा दे दूंगा. तो यहाँ पे अगर इफ बी थिंग्स फिट, अगर बी को ठीक लगता है तो बी कोर्ट को बोल सकता है कि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, इसको खत्म करने की बजाय आप क्या करो, हम इसको एनफोर्स करेंगे. तो इफ बी थिंग्स फिट ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो एनफोर्स भी करवा सकता है, बट किस तरीके से एनफोर्स करवाएगा वो कोर्ट को कहेगा कि इफ़ दिस स्टेटमेंट हैड बीन ट्रू, ए ने जो मुझे कहा था कि मेरी लैंड इज़ फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, अगर ये बात सच होती, अगर ये बात सच होती तो क्या होता, आज ए की लैंड मेरी होती और मेरा जो पैसा था वो ए का होता. तो आप क्या करो, कोर्ट को वो बोल सकता है कि हम सेक्शन 19 पैराग्राफ 1 को नहीं देखेंगे, हम सेक्शन 19 पैराग्राफ 2 पे जाएंगे विच सेज एनफोर्समेंट, यू हैव एन ऑप्शन टू एनफोर्स इट. बी इसको एनफोर्स करवा सकता है, कह सकता है इफ़ बी थिंग्स फिट बी कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो ए को बोल सकता है कि आप अपनी लैंड की जो भी ड्यू है वो आप पैसा दे आओ और अपनी लैंड को ले आओ. उसके बाद व्हेन यू हैव गुड टाइटल टू दैट लैंड, फिर आप वो अपनी लैंड मुझे बेच दो. तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो. इट मीन्स इफ बी थिंग्स फिट ही हैज़ एन ऑप्शन टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, एंड ही वुड बी इन अ सिचुएशन in which he would have been had this statement been true. अगर ए सच बोलता तो जो उस टाइम पे सिचुएशन होती वो सिचुएशन में आ जाता. ए ने झूठ बोला, बट अगर वो सच बोलता तो क्या होता, ए की लैंड फ्री फ्रॉम लाइबिलिटीज थी, वो बी के पास आ जाती और बी का पैसा ए के पास चला जाता. तो ये सिचुएशन बी बोलता है कि इसको वापस से क्रिएट कर दो. प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन की बात नहीं करा, प्री कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होगा, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, ए की लैंड ए को वापस मिल जाए, विच इज सेक्शन 19 पैराग्राफ नंबर 1. अब यहाँ पे हम प्री कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हैड द स्टेटमेंट मेड बाय ए बीन ट्रू, अगर वो सच होती, सच में उसकी लैंड फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस और एनी लाइबिलिटीज होती, तो क्या होता, ए की लैंड बी की होती और बी का पैसा ए का होता. अब वो सिचुएशन लेके आओ. तो दैट इज सेक्शन 19 क्लॉज 2. सेक्शन 19 पैराग्राफ 2 ऐसा बोलता है. अब गाइज हम सेक्शन 19 तो डिस्कस कर चुके हैं, बट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन और एक एक्सप्लेनेशन है. एक्सेप्शन ये बोलती है कि अगर एक इंसान के पास इफ़ अ पर्सन हैज़ अ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा. अगैन देयर इज नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड, हम डिस्कस करेंगे. सपोज अब आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ पे आपके पास क्या है, एक शर्ट है आपके हाथ में है, आपने उसको खरीदना है. अब आपको सेलर ये नहीं बताएगा कि शर्ट में टियर है, ये आपको देखना है. बायर बी वेयर कैवियर टेम्पटर का रूल अप्लाई होगा कि आपको खुद देखना है कि वो शर्ट कोई डिफेक्ट है उसमें या नहीं है, इज इट फुल ऑफ डिफेक्ट्स और इज इट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, वो आपको देखना है. बायर बी वेयर, इट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, आप अपनी गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते, वही रूल है. तो इट मीन्स इफ यू हैड अ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सच्चाई क्या है आपको पता लग जाता बाय एन ऑर्डिनरी डिलीजेंस. डिलीजेंस का मतलब होता है एक एफर्ट पुट इन करना. तो एक्सेप्शन ये कहती है कि वैसे तो अगर कोई इंसान फ्रॉड कमिट करता है, तो जिस इंसान के साथ फ्रॉड कमिट हुआ है उस इंसान की ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 19 पैराग्राफ 1 एंड 2. कोई भी वो ऑप्शन को उठा सकता है विच ही थिंक्स फिट, जो उसको ठीक लगते हैं, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेकिन एक एक्सेप्शन है कि एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल, बट इट विल नॉट बी वॉइडेबल अगर अ पर्सन जिसके साथ फ्रॉड हुआ ही हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस. यानी कि अगर एक इंसान बी
एफर्ट पुट करता। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब होता है ऑर्डिनरी एफर्ट्स। अगर थोड़े से एफर्ट्स आप पुट इन करते तो आपको पता लग जाता कि सच्चाई क्या है। आपके सामने शर्ट पड़ी है, बायर बीवेयर कैविएट एम्प्टर, आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करना था कि आप देखो कि वो शर्ट डिफेक्ट उसमें है या नहीं है। इट मीन्स यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। एक बार आप शर्ट खरीद लाए तो आप खरीद लाए। मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, एक तो ये वाला रूल अप्लाई होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन की जो एक्सेप्शन है सेक्शन 19 की, तो वो भी एप्लीकेबल होती है। उसमें यही बोलते हैं कि अगर यू एज अ बायर हैड अ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो वहाँ पे योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइडेबल बट परफेक्टली वैलिड, वो परफेक्टली वैलिड होगा। उसका रीज़न क्या मैं आपको बता चुकी हूँ, बायर बीवेयर, आपको खुद ध्यान रखना है। ऐसा ही एक केस लॉ हम डिस्कस करेंगे विच इज़ कमलकांत वर्सेस प्रकाश देवी 1976। गाइस इस केस लॉ के भी फैक्ट्स कुछ ऐसे ही थे। देयर वाज अ पर्सन कमलकांत, ही वाज अ सन ऑफ अ मदर। उसने अपनी मदर को ही स्यू कर दिया और उसने कहा कि इन्होंने क्या किया, मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने मुझे फ्रॉड में रखा। ही दिस लेडी माय मदर, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरे अटेस्टेशन ले लिए, मेरे सिग्नेचर्स ले लिए और इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने अपने नाम कर ली। बट अब यहाँ पे इन्होंने कोर्ट को कहा, कमलकांत ने, कि क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड किया है मेरी मदर ने, तो इसको क्या करो, फ्रॉड के बाद ऑप्शन क्या होती है, सेक्शन 19 विच इज़ वॉइडेबल, इसको वॉइडेबल करो, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको ख़त्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नो माय फ्रेंड, आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ, बिकॉज बीइंग अ पर्सन जिसके साथ फ्रॉड हुआ, यू वर इन अ पोजिशन in which you could have ordinarily made an effort, आप एक effort put in कर सकते थे to know the truth। आप एक educated man हो, आप एक एजुकेटेड मैन हो, ऐसे कैसे आपकी अटेस्टेशन किसी ने ले ली। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करते, आप उस डॉक्यूमेंट को रीड करते, आपको पता लग जाता कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में आपके नाम की नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने वाली डॉक्यूमेंट है। तो इट मीन्स कि आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ। बीइंग एन एजुकेटेड मैन, अगर आप अटेस्टेशन दे रहे हो, अपने सिग्नेचर्स किसी डॉक्यूमेंट को दे रहे हो, तो यू शुड हैव पुट इन एफर्ट्स। आपको खुद ध्यान रखना था, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग। आप अपने खुद की गलती का एडवांटेज नहीं ले सकते। यहाँ पे आपकी गलती है, बीइंग एन एजुकेटेड मैन, आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है। इट मीन्स यू हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सच्चाई क्या है वो आप पता लगा सकते थे जस्ट बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, थोड़े से एफर्ट्स पुट इन करके। क्योंकि आपने एफर्ट्स पुट इन नहीं करे तो यहाँ पे आप ही की गलती है, तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ और ये चीज़ वॉइडेबल नहीं है, इंस्टेड इट इज़ परफेक्टली वैलिड। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 19। सेक्शन 19 की ये एक एक्सेप्शन है। नाउ विल बी डिस्कसिंग एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग टू सेक्शंस साइमल्टेनियसली। एक हम सेक्शन 17 की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा हम सेक्शन 19 को होल सोल डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 19 पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, एक्सेप्शन एंड नाउ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है टू कवर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट डील्स विद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये बोलती है कि अगर, पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, बहुत ईजी है, देन आई विल बी रीडिंग इट फ्रॉम बेयर एक्ट ऑल्सो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे सेक्शन 19 की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलते हैं कि अगर सपोज आपके साथ फ्रॉड हुआ, बट एक इंसान ने आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश तो करी, बट आपने जो कंसेंट दिया वो उस इंसान की बातों में आके नहीं दिया। दिस पर्सन ए, ही ट्राइड, ही प्रैक्टाइज्ड फ्रॉड ऑन यू, उसने आपके ऊपर फ्रॉड प्रैक्टिस तो किया, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि आपके साथ फ्रॉड कमिट नहीं हुआ। आपने जो कंसेंट दिया वो किसी और इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए दिया। इट मीन्स आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल, देयर आर टू पीपल ए एंड बी। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सपोज देयर आर टू पीपल ए एंड बी। ए ने क्या कहा कि मेरी जो लैंड है, मेरी जो फैक्ट्री है, उसकी एनुअल प्रोडक्शन इज़ 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो पर एनम। ए ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी की 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो पर एनम मेरी फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि ए को पता है कि मैं बी के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ और मेरी लैंड की, मेरी फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन 500 मॉन्स ऑफ शुगर ऑफ इंडिगो नहीं है। तो यहाँ पे ए को इस चीज़ का पता था, लेकिन ए ने क्या करना, बी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी ताकि बी उसकी फैक्ट्री को खरीद ले। तो ए एक्चुअली प्रैक्टाइज्ड फ्रॉड ऑन दिस पर्सन, बट व्हाट हैपेंड इज
एक ही फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन रजिस्टर था, बी ने उस प्रोडक्शन रजिस्टर को उठाया और उसने इन्फॉर्मेशन रीड करी जहाँ से बी को पता लगा कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस फर्म इज़ नॉट 500 मॉन्स ऑफ इंडिगो बट 400 मॉन्स ओनली। सिर्फ 400 मॉन्स ऑफ इंडिगो एनुअल प्रोडक्शन है, 500 मॉन्स नहीं है। बी को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी थी बिकॉज बी ने उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन रजिस्टर रीड कर लिया था। अब यहाँ पे दो ए हैज़ प्रैक्टाइज्ड फ्रॉड ऑन दिस पर्सन, लेकिन बी उसके फ्रॉड के चक्रव्यूह में नहीं फंसा। उसका रीज़न क्या था कि बी को ऑलरेडी पता लग चुका था उस रजिस्टर को रीड करके कि दिस पर्सन इज़ कमिटिंग फ्रॉड ऑन मी, और उसने क्या किया, डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे गलती किसकी है, बी की गलती है। तो यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड विच इज प्रैक्टाइज्ड बाय दिस पर्सन ऑन यू, आप पे किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश करी बट आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही रियलिटी पता लग चुकी थी, बट डिस्पाइट नोइंग द रियलिटी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसकी फैक्ट्री खरीद रहे हो जिसकी एनुअल प्रोडक्शन इज 400 मॉन्स ऑफ इंडिगो। तो कल को आप कोर्ट में नहीं जा सकते और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये गलत और पॉसिबल भी नहीं है कि अगर आपको सच पता था, सामने वाला का इंटेंशन था टू डिसीव यू, उसने तो आपको धोखा देना चाहा सो एज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, बट आप उसके धोखे में नहीं आए बिकॉज आपको रियलिटी पता थी। तो जब आपको रियलिटी पता थी बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके साथ फ्रॉड कमिट नहीं हुआ, फ्रॉड तो नहीं कमिट हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ और इसको वॉइडेबल करा जाए, क्योंकि आपको सारे सर्कमस्टेंस की नॉलेज थी प्रायर टू एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज़ नॉट वॉइडेबल बट परफेक्टली वैलिड, ये परफेक्टली वैलिड और बी बाद में कोर्ट में नहीं जा सकता। सो गाइज आई विल बी रीडिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, एक्सप्लेनेशन सिंपल से वर्डिंग में आई होप आपको समझ आएगी। एक्सप्लेनेशन सेज a fraud which did not cause the consent to a contract of a party on whom such fraud was practiced does not render a contract voidable. Guys, does not render a contract voidable का मतलब है कि it is perfectly valid, क्योंकि ए ने बी के साथ फ्रॉड ज़रूर किया, ए ने बी पे फ्रॉड प्रैक्टिस ज़रूर किया, लेकिन एक्चुअल में जो फ्रॉड प्रैक्टिस किया इट डिड नॉट कॉज कंसेंट of B to that contract. B का जो consent था to that contract was not induced by the fraud जो A ने B पे practice किया, did not cause consent, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है। एंड इट डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल मीन्स इट इज़ परफेक्टली वैलिड। क्यों, क्योंकि आपके साथ तो फ्रॉड कमिट हुआ ही नहीं, इट इज़ नो फ्रॉड, क्योंकि आपको रियलिटी क्या थी वो पहले ही पता थी। सो गाइज इन दिस वीडियो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, हमने इसमें सिर्फ ये डिस्कस किया कि व्हाट इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक जनरल प्रिंसिपल डिस्कस किया अलॉन्ग विद 2 एक्सेप्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट केस लॉज, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो उनका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो वॉइडेबल है, उसमें बहुत कुछ कवर करना है, हमने सब कुछ कवर कर लिया। सेक्शन 19 पैराग्राफ 1 विच सेज दैट इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो कॉज्ड, और उसके बाद सेक्शन 19 पैराग्राफ 2 which says that it is also enforceable at the option of the party, at the option of the party whose consent has been so caused by fraud if he thinks fit, अगर उसे ठीक लगता है तो वो उसको एनफोर्स भी करवा सकता है। देन वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्शन, जहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ by ordinary diligence, तो वहाँ पे there is no fraud, in fact it is perfectly valid, and last important point is the explanation जो हमने डिस्कस किया। So thank you so much guys, we have covered this fraud chapter. In my upcoming videos I'll be discussing misrepresentation, mistake, all these chapters are very important and they are left. So stay tuned guys, keep learning, stay safe and bye bye.